गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो डिफ्यूज़न के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर होता है। कंसंट्रेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात हमने पढ़ी थी अपने पिछले लेक्चर्स में। और डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा क्या हो रहा था, डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा था। डिफ्यूज़न गैस एक्सचेंज हो रहा था ना, तो गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज हो रहा था, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि CO2 कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, आउट। और हमारा जो ऑक्सीजन था वो कहाँ आ रहा था, इन हो रहा था, ठीक है। हमने फिर डिफरेंस में ये पढ़ा था कि एक तो मूवमेंट ये होता है, दूसरा हमारा ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें हमने पढ़ा था कि क्या हो रहा है, मूवमेंट किसका होता है, इसमें वाटर का मूवमेंट होता है। दूसरा इसमें कंडीशन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, के थ्रू होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन लेकिन कहीं भी हो सकता है। हमने एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल था हमारा इंक वाला। एक कपड़ा है और इसमें हमने इंक लगा दिया, तो यहाँ से वो क्या हुआ, पूरा का पूरा कलर हो गया, डिफ्यूज कर गया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो गया। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, दो चीज़ें होंगी। पहला कंडीशन तो ये ज्यों का त्यों रहेगा कि मूवमेंट होगा इसमें वाटर का, और यहाँ पे क्या हो रहा है, किसके थ्रू होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। अब देखिए सेल के अंदर में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट कहाँ, सेल में, किसके थ्रू, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो वाटर है ना, सिर्फ अकेला नहीं होता है, इस वाटर के साथ वाटर प्लस कुछ सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंसेस होता है, ये क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, इस मूवमेंट को, जिसके नतीजे में क्या होता है, सेल के शेप पर असर होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझने के लिए हमारी एनसीईआरटी में 3 कंडीशन बताए गए हैं कि इन 3 कंडीशन में सेल जो है हमारा कैसा रिस्पॉन्स करता है जब वेन वाटर is passes through प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इन तीनों कंडीशन को समझने के लिए हम दो चीज पहले समझ लेते हैं। एक हमारा वर्ड आता है कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट कह लीजिए। अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं
उसमें अगर मान लीजिए हमारा एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अगर वाटर कम है, कम को मैं नीचे एरो दिखाता हूँ मिनिमम, और हमारा सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है, तो ये सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, मैं जब दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ तो ये मिट जाता है, इसको आप समझने के लिए बैक कर लिया कीजिए ताकि आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा होता है डाइल्यूट। दूसरा वर्ड हमारा क्या होता है, डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट हम किसको कहते हैं, कोई भी सॉल्यूशन हमारा जिसके अंदर में क्या होता है, वाटर ज़्यादा है वाटर, और सॉल्यूट हमारा कम, इसको डाइल्यूट कहते हैं। इतनी बात समझ गए तो हम इस ऑस्मोसिस के पूरे प्रोसेस को 3 कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, और देखते हैं कि सेल का रिस्पॉन्स क्या होगा जब वाटर इससे पास करेगा, इन कंडीशन को सामने रखते हुए। और इस कंडीशन को फिर हम क्या नाम देते हैं और सेल का क्या रिस्पॉन्स होता है, अभी हम इसको देखेंगे, जिससे हमारा ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें बस एक बात आपको याद रखनी है, वो ये है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो सेल में अकेला नहीं होता है, वो कुछ वाटर प्लस कुछ सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल के शेप में इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक बार रफ करके देखते हैं फिर इसको। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर में हमारा एक सेल है, ये हमारा क्या है, सेल है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें या तो शुगर होगा या तो साल्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसी में एक सेल, एक और सॉल्यूशन है जिसमें हमारा प्लांट सेल भी हो सकता है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एनिमल सेल ही हो, हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये हमारा क्या प्लांट सेल है और ये हमारा क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका सॉल्यूशन है, तो हमारा ये शुगर या फिर साल्ट का। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब 3 कंडीशन हो सकते हैं, 3 चीजें हो सकती हैं, 3 थिंग्स जो मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें होंगी, 3 थिंग्स कुड हैपन। ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये जो एग्जांपल एनसीईआरटी में क्यों है, इससे हम किस चीज को समझेंगे, इससे हम समझेंगे ऑस्मोसिस के पूरे प्रोसेस को। अब देखिए, ये हमारा बीकर हो गया, इसके अंदर में हमने क्या किया, सेल डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा क्या है, सेल है, ये हमारा क्या है, मीडियम। पहला कंडीशन देख रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो मीडियम है हमारा, अच्छे से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो जब आप इसको देख रहे होंगे तो थोड़ा सा रुक करके समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी वीडियो को दोबारा देख करके। तो अब इसमें क्या है, ये वाटर ज़्यादा है, हायर वाटर कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन मीडियम में ज़्यादा है, कंसंट्रेशन क्या है, मीडियम में ज़्यादा है, किससे, देन सेल से, ठीक है। एक मीडियम, एक जार था जिसमें हमने किसको, इसको डाला, सेल को डाला। ये जो मीडियम है, इस मीडियम में क्या वाटर ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन किससे, सेल के अंदर में कम है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मीनिंग, अभी मैंने आपको बताया था, अब ये डाइल्यूट होगा या कंसंट्रेटेड होगा, तो हमारा मीडियम क्या है, हमारा जो ये मीडियम है ये क्या डाइल्यूट है, क्या
डाइल्यूट है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डाइल्यूट का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ कि हमारा सॉल्यूट जो है कम होगा, इसमें सॉल्यूट क्या है? मिनिमम, मिनिमम, और वाटर ज़्यादा है, वाटर क्या है? ज़्यादा है। अब बताइए अगर इसमें वाटर पास कर रहा है, सेल से भी पास करेगा और मीडियम से सेल के अंदर में जाएगा, सही बात है। तो वाटर का मूवमेंट दोनों साइड होगा, मूवमेंट जो है द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ साइड होगा, बिल्कुल होगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। लेकिन अगर हम अपना डिफिनेशन देखें किसका? डिफ्यूजन का, तो ये डिफिनेशन हमारा क्या कह रहा है? वाटर हमेशा कहाँ से जाता है? हायर कंसंट्रेशन से, कोई भी चीज, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा? लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, सही बात है। तो इस केस में हमारा मीडियम में है, वाटर ज़्यादा, सेल में कम है, तो क्या होगा? होगा ये कि ये अगर हमारा बीकर है ना, तो सेल क्या होगा हमारा? सेल पानी अपने अंदर जज्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करेगा, ए से एब्जॉर्ब, ठीक है। वाटर जो है इस साइड से अंदर चला जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो अब क्या होगा? सेल को ज़्यादा, यानी सेल को क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। इस कंडीशन में सेल हमारा क्या होगा? सेल जो है हमारा क्या हो जाएगा? सेल हमारा स्वेल हो जाएगा, सही बात, स्वेल अप, ठीक है। तो इस तरह के हम इसको सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्या होगा ये? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्या हुआ? जब हमने वाटर को पास कराया ऐसे इससे मतलब सॉल्यूशन से, जिसमें हमारा क्या है? हाई वाटर कंसंट्रेशन है, किससे? सेल से। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है? हमारा ये हो रहा है कि वाटर जो है वो किधर जा रहा है? सेल की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर जाएगा। अब ये लेकिन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन में ये है क्या? ऑस्मोसिस है हमारा, क्या है? ऑस्मोसिस है, ठीक है। अब सेल क्या करेगा? वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो सेल के अंदर वाटर भर जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा सेल का, स्वेलिंग हो जाएगा सेल का, ठीक है। तो इस फर्स्ट टाइप का जो केस है, इसको सॉल्यूशन जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। ये पहला केस था हमारा। तो पहला केस में क्या हुआ? मीडियम के अंदर में वाटर ज़्यादा था। सॉल्यूशन का जो मीडियम है इसमें क्या है? वाटर, वाटर क्या है इसमें? वाटर ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, इसको रफ कर लेता हूँ। अब जो हमारा दूसरा केस है ना, उसमें क्या है? हाँ, यहीं पे बना देते हैं। एक हमारा जार है, ये हमारा सेल हो गया, और ये हमारा इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ये तो हमारा सेल है, ये हमारा मीडियम है, दिख रहा है ना वीडियो में? ठीक, थैंक यू। हाँ, इसमें जो वाटर है ना,
वाटर जो है वो सेल में उतना ही है, बराबर है बिल्कुल, जितना कि मीडियम में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि मीडियम जो है, जो हमारा सॉल्यूशन है, मीडियम जो है एग्जैक्टली उसमें सेम वाटर कंसंट्रेशन है, सेम वाटर कंसंट्रेशन है, किसमें, एज सेल। सही बात। तो इसमें क्या होगा, कल हमने जब पढ़ा था, हमने एक बात पढ़ी थी कि जब भी बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी आ जाती है तो मूवमेंट क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हम, आप पिछला लेक्चर देखिएगा तो इसमें जो है ना, हमने इसमें पढ़ा था डिफ्यूजन केस में। तो अब इसमें क्या हो रहा है, नो नेट मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ऑफ वाटर across the membrane, across the membrane। तो ये क्या शो कर रहा है, जो ये शो कर रहा है यूनिफॉर्मिटी को, मूवमेंट नहीं हो रहा, शो यूनिफॉर्मिटी। सही बात है। तो अब क्या होगा, नो चेंज इन, नो चेंज, सेल के साइज में कोई चेंज होगा, नो चेंज इन सेल साइज। ठीक है, अब नहीं होगा। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले को हमने क्या बोला था, पहले को हमने हाइपोटोनिक बोला था। दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है, सेल विल remain the same size। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा इसके बाद कौन सा केस आएगा, हमारा थर्ड केस आएगा। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, मुझे फिर से रफ करना पड़ेगा, रफ कर देता हूँ, आप फिर से देख लीजिए। अब ये जो कंडीशन होगा ना, ये जस्ट अपोजिट होगा किसका, पहला वाला केस से। अब ये मान लेते हैं हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, एक बीकर हो गया, इसके अंदर में क्या है, एक सेल बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब देखिए ये क्या हमारा सेल है, सेल के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अब सेल के अंदर में क्या है, हैज, सेल हैज मोर concentration of water than medium। सेल में ज्यादा है और ये हमारा क्या है, मीडियम है। मीडियम में हमारा क्या है, वाटर क्या है, वाटर लेस है, कम है। ठीक है, तो अब वाटर कम होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड है। सॉल्यूशन क्या है हमारा, कंसंट्रेटेड। देखिए अगर आपको जब भी लगेगा ना कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, इसकी स्पीड को बढ़ा लिया कीजिए। ठीक है, लेकिन स्लो पढ़ाने के पीछे रीज़न ये है कि मैं एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करता हूँ। ये मुमकिन है कि अभी व्यूज़ कम है तो लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं कोई ऐसा वर्ड ऐसा नहीं है जिसको बिल्कुल छोड़ देता हूँ। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, डिकोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। खैर, अब देखिए सेल में ज़्यादा है तो वाटर किधर से जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ये हमारा रूल है। तो वाटर मूव्स
फ्रॉम किधर, सेल में ज़्यादा है ना, तो सेल से किस में जाएगा, सेल टू मीडियम, सही बात है। तो अब क्या होगा, सेल क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा, सेल विल लूज क्या, वाटर, वाटर भैया किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, बिल्कुल नहीं, ऑस्मोसिस के थ्रू। क्यों ऑस्मोसिस, इसलिए ऑस्मोसिस क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है और वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है। अब इस सॉल्यूशन को हम कुछ नाम देंगे, तो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे इसको, दिस सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। वाटर तो दोनों तरफ से जाएगा, वाटर क्रॉस दोनों साइड से करेगा, लेकिन सेल की साइड से ज़्यादा करेगा किधर, सेल से जाएगा किसमें, मीडियम की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सेल में कुछ चेंजिंग होगा, बिल्कुल चेंजिंग होगा, मेरा ख्याल इसमें दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जो सेल है हमारा, ये श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सेल क्या हो जाएगा था, अब ये सिकुड़ गया, ठीक है। सेल क्या हुआ हमारा, therefore the cell will shrink, the cell will shrink, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हमने क्या कहा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। ये तीन केसेस थे, पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, सेल स्वेलिंग हो गया इसमें। आइसोटोनिक, आइसो मतलब बराबर होता है, आइसोटोनिक में क्या हुआ, रिमेन सेम साइज, और हाइपरटोनिक में क्या हुआ, हाइपरटोनिक में क्या हुआ, श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया, सेल सिकुड़ गया, ठीक है, सेल सिकुड़ गया। अब ये सारा प्रोसेस कौन सा है, हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मैंने पहले आपको क्या बताया था, मैंने पहले आपको ये बताया था कि जब भी वाटर फ्लो करेगा ना, या मूवमेंट होगा वाटर का, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है वो इफेक्ट करता है। तो देखिए इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इफेक्ट कर रहा है ना, आइसोटोनिक में नहीं करेगा, इसमें भी इफेक्ट हो रहा है। इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस अगर मीडियम में कम है, ठीक है, तो वो सेल श्रिंक हो जा रहा है, और यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट हो जा रहा है। इन तीनों कंडीशन को याद रखना, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया गया है। एनसीईआरटी ही की बात को मैं लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज में और इसके ज़रिए डायग्राम वगैरह के ज़रिए इसको वो कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब हमारा एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर कितना है, 5.3 एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक्टिविटी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा, अब देखिए अंडा है, ये एग है, ठीक है। आप लोग को पता है ना कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, एग होता है, सिंगल सेल, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसको छोटा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले कह रहा है क्या करो, रिमूव कर दो इसके से, इसको रिमूव द अंडा का जो छिलका होता है, शेल ऑफ एंड एग, इसको रिमूव करने के लिए बात की जा रही है। कैसे रिमूव होगा, बाय डिसॉल्विंग, क्या एग किसमें डिसॉल्व करने के लिए कह रहा है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था जब भी डाइल्यूट होगा यानी वाटर ज़्यादा होगा, वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। डाइल्यूट HCl, HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक होता है उसमें भी ये रहता है, क्लोरिक एसिड। अब
आप पूछेंगे कि वहाँ रहता है तो पेट के, इसको क्यों नहीं वो ये करता है, बर्न करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारा जो म्यूकस होता है, जो हमारा स्टमक के वॉल पे होता है, वो इससे बचाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेल होता है ये मोस्टली किसका बना होता है? सबको पता है, बहुत बच्चे सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि जैसे ही हम इस सेल को हटाएंगे, रिमूव करेंगे ना, किसके थ्रू? डाइल्यूट HCl के थ्रू। तो ये क्या होगा, बस एक थीन आउटर स्किन बचेगा, आउटर स्किन नाउ encloses the egg। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या रखा? एक अंडा रखा, और जो भी हमारा इसमें हमने क्या किया? प्योर वाटर डाल दिया। प्योर वाटर का मतलब क्या हुआ? प्योर वाटर मतलब डाइल्यूट है ये। तो हम क्या, ये एक्टिविटी हमारी कह रही है कि इसको हम एब्जॉर्ब करेंगे कितने देर? एब्जॉर्ब करेंगे 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम क्या देखते हैं इसमें? ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? ऑस्मोसिस हो रहा है। अब वाटर क्या हो रहा है? पासेस इनटू द एग। क्यों पास होगा? एग के अंदर जाएगा, अंडा के अंदर जाएगा। ये जो वाटर है ना, ये H2O मैं लिख रहा हूँ ऐसे थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये सेल के अंदर में जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये किसके अंदर जाएगा? सेल के अंदर, ये एग के अंदर जाएगा। वही हुआ, एग सेल है, किसमें जाएगा? इसमें जाएगा, H2O। क्या होगा? तो वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर जो है पासेस इनटू द एग। ठीक है, कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन है वाटर का किसमें? मीडियम में। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। ठीक है, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस हो रहा है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम क्या इससे इन्फर करेंगे? ऑस्मोसिस हो रहा है। तो अब वाटर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? एग का साइज बड़ा हो जाएगा। यहीं पे बना देते हैं। अंडा क्या होगा? अंडा पानी अपने अंदर जज्ब कर लेगा तो क्या होगा? एग का साइज बड़ा हो जाएगा, एग स्वेल। इस एक्टिविटी से हम किस क्या समझ रहे हैं? कैसा? हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह है ना, टोनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल वही। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक दूसरा एक्टिविटी और देखते हैं। यानी ये तो कब था? ये कब था? जबकि हमारा ये सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है, यानी वाटर ज़्यादा है। अगर जस्ट अपोजिट होगा तो क्या होगा? बताने की ज़रूरत है, समझ जाएंगे, बता देता हूँ। अब देखिए सेम कंडीशन हम करते हैं, उसी सॉल्यूशन को क्या करेंगे? रफ कर देता हूँ। जो हमारा सेल है अंडा का, ये हमारा बीकर है, ये हमारा अंडा है। अब ये जो हमारा मीडियम है ना, इस मीडियम में क्या करेंगे हम? ये कंसंट्रेटेड है। क्या है? ये कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन। यानी इसमें क्या है? वाटर ज्यादा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वाटर क्या होगा? वाटर कम होगा। वाटर क्या है? मिनिमम, यानी लेस है। ठीक है, वाटर कम है। और वाटर कम होगा तो क्या होगा? इसको हम ऑब्जर्व करेंगे 5 मिनट। फिर तो अब ये जो सेल के अंदर में वाटर है, यहाँ ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये वाटर यहाँ आ जाएगा। ये वाटर फिर किस में आएगा? मीडियम में आने लगेगा। तो इसमें क्या क्या हम देखते हैं 5 मिनट के बाद?
5 मिनट्स के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एग से कहाँ जाता है, मीडियम की तरफ। कौन सा मीडियम, कंसंट्रेटेड मीडियम, कंसंट्रेटेड मीडियम में जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड मीडियम जाएगा। और वाटर passes through egg to solution after 5 minutes। अब ये पास हो रहा है, अब जो हमारा एग था ये सिकुड़ गया, क्या हो गया, एग श्रिंक हो गया, ठीक है, ऑस्मोसिस हुआ, ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा हम लोग चाहें तो घर में एक्टिविटी कर सकते हैं, स्कूल में टीचर्स को कराना चाहिए, स्कूल्स, ठीक है। सेम एक्टिविटी 5 पॉइंट उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किशमिश के साथ कर सकते हैं, एप्रिकॉट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं, इसको रफ करें। हम देखिए हमारा जो यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर मतलब क्या हो, जो एक सेल से बना है, यूनिसेलुलर सेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होगा। कौन कौन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसका जो सेल होता है बेटा, ये वाटर इसको कैसे मिलता है, गेन वाटर, किस प्रोसेस के थ्रू, वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू मिलता है, ठीक बात है। हमारा सपोज दैट अगर हमारा यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिज्म मानते, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लैमिडोमोनास है। अब ये जो इसको जो वाटर मिलता है किस प्रोसेस के थ्रू मिलेगा, ऑस्मोसिस, इतनी बात। दूसरी बात देखिए, जो हमारा मानते हैं ये ट्री है, ठीक ना, ट्री है, ये रूट हेयर है, क्या है, रूट हेयर, ये कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर वाटर ले रहा है, फिर ये जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा, आपको पता है, आगे पढ़ना है, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू, थ्रू ऑस्मोसिस। अब रूट हेयर जो होगा, इसका जो सेल होगा, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके थ्रू वाटर जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अब डिफ्यूजन के बारे में एक लाइन एनसीईआरटी में है, वो ये है कि डिफ्यूजन जो है ना इम्पोर्टेंट है, किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था हम लोगों ने, किसका, ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और CO2 को बाहर भेज देगा, ठीक है। अब यही डिफ्यूजन स्पेशल टाइप का होता है वाटर के साथ, वो क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। अब ये दोनों जो प्रोसेस है वो सेल की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। अब ये होता किसके थ्रू है, ये होता है हमारा किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। हेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है, बिल्कुल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या लिविंग है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, इसको रफ करते हैं एक बार अच्छे से।
अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। अभी हमने पढ़ा कि कैसा होता है, ये लिविंग होता है, कैसा होता है, लिविंग होता है, सही। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये बना होता है दो सब्सटेंस से, एक तो लिपिड से, दूसरा प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। इसी चैनल पे जो है ना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में बहुत डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको अलग से भी देख सकते हैं। लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होता है इसका नेचर क्या होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर होता है, ठीक है, यानी ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। ये होता है पोलर, बता रहा हूँ क्या, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, यानी हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से डरता है, वाटर के थ्रू पास नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे हमारा मान लेते हैं ये फैट है, ऑयल है, आप ऑयल को पानी में रखें, देखिए वो पास नहीं कर पाता है। अब प्रोटीन जो है हमारा क्या है, वो पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हाँ एक बात और जान लीजिए, ये जो लिपिड होता है ना, ये मेनली बना होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, मेनली फॉस्फोलिपिड। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है, यानी इसमें क्या होता है, लिपिड के साथ क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस पता है आपको क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 15, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, लिपिड जो होता है ये बाय लेयर होता है बेटा, बाय मतलब दो लेयर होता है। अगर आप देखना चाहें तो हमारे ही चैनल पे वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया, कब दिया, इस तरह का जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है हमारा। ये हमारा क्या है, ये हमारा पोलर हेड है। अब ये एक लेयर तो ये हो गया, ये मैं टेल बना रहा हूँ अभी, ठीक है। ये क्या है, हमारा पोलर हेड है, पोलर हेड, ये ब्लैक कलर से, और ये ब्लू से क्या है, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल है। अब क्या है ये जो अब कितने लेयर है, तो देखिए एक लेयर यहाँ हो गया, दूसरा लेयर यहाँ हो गया, तो दो लेयर मिला के क्या होगा, ये बाई लेयर हो गया, ठीक है। लेकिन सिर्फ जो है ना इसमें लिपिड नहीं होता है, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। अब प्रोटीन भी दो तरीके का होता है, एक तो प्रोटीन ये हो गया, अब ये जो प्रोटीन है ना ग्रीन कलर का बेटा, इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। अब देखिए इसको मैं रफ करता हूँ, ये ग्रीन रेड कलर से जो है ये भी प्रोटीन है बेटा, कैसा प्रोटीन है ये है पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। ये दो तरीके का जो कैटेगरी है प्रोटीन का, एक तो पेरिफेरल और दूसरा इंट्रिंसिक। ये किस बेस पे है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से ये हो गया। तो अब देखो क्या हो गया, ये जो यहाँ पे भी हम बनाते हैं,
ये जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये कब पॉसिबल हो पाया? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो कहीं 1941 है, कहीं 1950, ठीक है। अब देखो दो साइंटिस्ट पैदा हुए ना बेटा, एक का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड, यहाँ पे कम दिखेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक वो दिया, मॉडल दिया, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है 1972, ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इतनी बात समझ में आ गई? हमने क्या पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है और लिविंग होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड जो है हमारा क्या है, नॉन पोलर है, यानी हाइड्रोफोबिक है, यानी ये जो है वाटर से दूर भागते हैं, वाटर का इसमें डिजॉल्व नहीं होता है। प्रोटीन जो है हमारा ये क्या है, पोलर है, यानी हाइड्रोफोबिक है। अब लिपिड जो होता है मेनली किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। अब लिपिड दो इसमें लेयर होता है, एक बाय लेयर होता है, दो लेयर, एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे है। ये इसका पोलर हेड है, ये इसका नॉन पोलर टेल होता है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, और ये जो ऊपर है ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है। कभी कभी कहीं हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट भी होता है इसमें, सॉरी हाँ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें। अब ये 1972 में सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले जब स्टार्टिंग हुआ ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, तो देखो बेटा ओवरटन नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, ओवरटन, उन्होंने शुरू किया। फिर ओवरटन के बाद ग्रैंडल और वो डेनियल एंड डेविसन हैं, फिर गॉटन एंड ग्रैंडल है। ये सब मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो 11th क्लास के लिए मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो कैसे मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन का, और उसका ऑस्मोसिस के पूरे प्रोसेस को हमने बात की थी। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना हमारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है। इसके बाद हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे, और एक टॉपिक है जिसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं, कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो क्या करता है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि 44 मिनट्स हो गए हैं। आपने अमीबा का नाम सुना होगा ना, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अमीबा है, अमीबा का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे कोई सब्सटेंस है जिसको क्या करना है, उसको खाना है। तो वो क्या करेगा, वो अपना शेप को थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है, और यानी वो क्या करेगा, इसको शेप अपनी चेंज कर लेता है, ये अंदर आता है, ब्रेक हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं, या फेगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे भी, अब सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद डिस्कशन, फिर न्यूक्लियस शुरू हो जाएगा, तो फिर ओवरऑल जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा सेल का। मैंने बहुत कोशिश की है कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें हैं उसको बहुत डिटेल में, बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है, और यकीनन इससे अच्छा भी हो सकता था। आगे जब भी क्लास होंगी तो कोशिश करूँगा मैं इससे बेस्ट करने की। हर बार अपना बेस्ट देना ज़रूरी होता है, इंसान को आगे बेहतरी की उम्मीद होती है। मैं फिर भी जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी कीजिए, और इसको तसल्ली से सुनिए, रिवीजन के लिए बहुत आसान होगा, फाउंडेशंस के लिए बहुत अच्छे क्लासेस हो रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी बहुत बेसिक किताब मानी जाती है, आप इन लेक्चर को देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मुझे मौका नहीं है, वरना मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्लासेस के लेक्चर्स ले सकता हूँ, लेकिन 24 घंटे मुझे भी मिलते हैं, बहुत सारे काम होता है। तो इसको आप
वो कीजिए, मतलब शेयर कीजिए और देखिए और फिर एनसीईआरटी को पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे हर बात आपको याद हो जाएगी, समझ तो आ गई है, याद हो जाएगी। थैंक यू सो मच इतने पेशेंसली लेक्चर्स को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।